हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है इन आइसोलेशन। ये एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ होता है। सीन शिफ्ट होती है और हम एक एपिडेमिक न्यूज देखते हैं जहाँ पर लोग क्वारंटाइन होने के विरुद्ध में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और फिर हम जेन को देख पाते हैं जो कि इस मूवी का मेन रोल है। जेन घर में अकेली होती है और आंधी तूफान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। जेन को नेक्टोफोबिया होती है जो कि अंधेरे से डर लगने का फोबिया है और यह जेन के चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ होता है। पूरे घर में अंधेरा हो जाने की वजह से जेन को पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। जेन बेहोश हो जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जब जेन की आंखें खुलती है तब वो अपने पास एक साइकियाट्रिस्ट को पाती है जो कि शायद जेन की पर्सनल साइकियाट्रिस्ट होती है। वो जेन को कुछ बेच देती है जो उसके डर पर काबू पाने में उसकी मदद कर सके। जेन अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन के पास जाती है जिसका नाम टोनी होता है और वो दोनों आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और जब जेन घर वापस लौट कर आती है तब सडनली उसके सामने क्रिस आ जाती है। जेन बहुत ही शॉक हो जाती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड फिल और रे भी होता है। जेन रे को काफी समय से टेक्स्ट कर रही होती है और उसे डेट करने की भी सोच रही होती है। उन सब लोगों का वहां पर आना जेन के लिए एक सरप्राइज होता है। वो सब लोग जेन को उसका बर्थडे विश करने के लिए आए हुए होते हैं। वो सब लोग जेन के बर्थडे की खुशी में पार्टी करते हैं। जेन एक कैंडल आर्टिस्ट भी होती है। जब जेन के फ्रेंड्स केक लेकर आते हैं तब सारी कैंडल्स बुझ जाने के बाद अंधेरा हो जाता है और जेन को फिर से पैनिक अटैक आना शुरू हो जाती है। जेन केक को जमीन पर गिरा देती है और जेन उन्हें गुस्से में घर जाने के लिए बोलती है। अगले ही दिन वो सब लोग घर जाने की सोचते हैं और तभी उन्हें टोनी घायल मिलता है। रे और जेन उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती हैं। तभी रास्ते में उन लोगों को एक आदमी मिलता है। टोनी उसके बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो रे और जेन को बताता है कि प्रोटेस्ट के आड़ में कुछ लोग चोरियां भी कर रहे हैं और उन्होंने ही उसे लूट कर उसे मारने की कोशिश की। तभी वो दोनों भाई कार पर अटैक कर देते हैं और किसी तरह जेन सबको लेकर वहां से भाग निकलती है और वो सब क्रिस और विल को लेने के लिए घर जाते हैं। लेकिन विल की बेवकूफ़ी की वजह से वो उन लूटर्स की बलि चढ़ जाता है और बाकी सब अपनी जान बचाकर घर में घुस जाते हैं। विंडोज काफी मजबूत होते हैं इसलिए वो लूटर्स उसे तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन घर में कुछ ही दिन का खाना बचा हुआ होता है। वो लोग ज्यादा दिन तक वहां पर बंद होकर रह नहीं सकते थे। उन लूटर्स ने घर में घुसने का नया रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन टोनी और रे उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब वो कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है तभी जेन उसकी उंगलियां काट देती है और कुछ देर के लिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। जेन टोनी की बैंडेजिंग करती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अपने सीक्रेट्स बताते हैं। उन दोनों को बातें करता देखकर रे बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। क्रिस अपने बॉयफ्रेंड के मरने का दुख नहीं सहन कर पा रही थी और दूसरी ओर रे और टोनी के बीच में तगड़ी लड़ाई हो जाती है। जेन उन्हें छुड़ाने के लिए जाती है तब तक क्रिस घर से बाहर निकल जाती है और वो लूटर्स उसे भी मार डालते हैं। जेन के पास एक गन होती है जो कि उसके वर्कशॉप में होती है। वो सब प्लान बनाते हैं उस गन को लाने के लिए और उनकी प्लान कामयाब भी हो जाती है। रे को गन मिल जाती है लेकिन तभी वो लूटर्स वहां पर भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों लूटर्स रे पर रास्ते में ही अटैक कर देते हैं। रे की जान किसी तरह बच पाती है और रे के हाथों 2 शॉट्स वेस्ट हो जाते हैं। टोनी रे को छोड़कर बाहर से मदद लाने के लिए बोलता है, लेकिन जेन रे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन काफी देर कन्विंस करने के बाद जेन मान जाती है और वो लोग फॉरेस्टर के पास जाने के लिए प्लान करते हैं जिसके पास जरूरत के सारे सामान होते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। वो लोग रे को छुपा देते हैं और उन लूटर्स का ध्यान भटकाकर बारी बारी से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में हाथापाई के दौरान टोनी उन दोनों लूटर्स को मार डालता है
वो लोग फॉरेस्टर के घर पहुंच जाते हैं जिसका नाम टॉम होता है, लेकिन टॉम वहां पर नहीं होता है। जेन बेसमेंट में ज़रूरत की सामान चेक करने के लिए जाती है और टोनी ऊपर ही रुकता है। तभी टॉम वहां पर एक कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और टोनी से पूछता है कि वो कौन है। टोनी उसे कन्विंस करता है कि वो जेन का फ्रेंड है। तभी जेन अपने सेल फोन पर एक वीडियो देखती है जिसमें 3 रॉबर्स एक एटीएम लूट रहे होते हैं और वो बिल्कुल टोनी की तरह दिख रहा होता है। जेन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, तभी टोनी उसे ऊपर बुलाता है। जेन की बातों से टोनी को शक हो जाता है क्योंकि जेन पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है। इससे पहले कि जेन और टॉम कुछ एक्शन ले पाते, टोनी टॉम को कुल्हाड़ी से मार डालता है और जेन किसी तरह अपनी जान बचाकर बेसमेंट में छुप जाती है। जेन अपने दोस्तों के मौत का कसूरवार टोनी को मानती है क्योंकि उसी की वजह से उन दोनों लूटर्स ने उसके सारे दोस्तों को मार डाला होता है। दरअसल टोनी और उन दोनों लूटर्स ने मिलकर एटीएम चुराया था, लेकिन टोनी सारे पैसे अकेले ही हड़प करना चाहता था। इसलिए वो दोनों लूटर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता था वो उन सबको मार डालते थे। टोनी जेन को ऊपर लॉक कर देता है और सारी लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि जेन को पैनिक अटैक्स आए और जेन वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाए। जेन किसी तरह अपने फियर को ओवरकम करती है और होश में आती है। तभी टॉम को भी होश आता है और वो किसी तरह बेसमेंट का डोर ओपन करता है और जेन बाहर आ जाती है। टोनी चुराए हुए पैसे देखता है और वापस जेन के घर में आ जाता है जहाँ पर रे होता है और वो रे को बहुत बुरी तरह से मारता है और हर जगह पर और उस पर भी केरोसिन डाल देता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खुद के ही हाथ में आग लग जाती है। तभी जेन वहां पर पहुंच जाती है और वो टोनी का ध्यान भटकाने के लिए विल का म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देती है। टोनी उसका पता लगाने के लिए जाता है। तब मौका पाकर जेन रे की जान बचाकर उसे कार तक लेकर जाती है ताकि वो लोग वहां से भाग सके, लेकिन टोनी वहां पर भी पहुंच जाता है और जेन को बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी रे किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके टोनी पर चढ़ा देता है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। जेन को पता था कि टोनी अभी मरा नहीं है। जेन टोनी को मारने के लिए प्लान बनाती है, लेकिन टोनी भी बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और वो आगे से नहीं बल्कि पीछे से आता है और जेन पर अटैक कर देता है। टोनी को तब भी यही लग रहा था कि जेन अंधेरा हो जाने की वजह से वापस से पागल हो जाएगी और वो उन लोगों को आसानी से मार डालेगा, इसलिए वो कैंडल बुझा देता है। तभी सडनली जेन उस कैंडल में अटैच एक नीडल को उसके गले में घुसा देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जेन को उसी तरह देखते हैं जैसे हमने जेन को स्टार्टिंग में देखा होता है, उसी साइकेट्रिस्ट के साथ। वो साइकेट्रिस्ट जेन से कहती है कि फियर सिर्फ हमारे इल्यूजन होते हैं और हम में यह एबिलिटी भी होती है कि हम उस फियर को ओवरकम भी कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम रे और जेन को एक अच्छे बॉन्डिंग में देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद इस पूरी मूवी में सिर्फ जेन के इल्यूजन को दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि हम जेन और रे को मूवी की एंडिंग में बिल्कुल ठीक ठाक देखते हैं और मूवी की स्टार्टिंग में उस साइकेट्रिस्ट ने जेन को कुछ फियर पिल्स दिए होते हैं और शायद ये उसका नतीजा भी हो सकता है। जेन हमेशा अकेले में आइसोलेटेड घर में रहती थी और वो न्यूज़ देखा करती थी। शायद इसलिए वो कैरेक्टर्स उसके इल्यूजन में आ गए होंगे और शायद फियर पिल्स ऐसे ही काम करते होंगे और शायद फोबिया पेशेंट्स ऐसे ही फियर को ओवरकम करते होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।